साथियों, देश की आज़ादी को 73 साल से ज़्यादा हो रहे हैं और 73 साल की आज़ादी में जो देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, जिसे ओबीसी एमबीसी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, आज़ादी के 73 साल में सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किसी समाज के साथ में हुआ है तो वो ओबीसी एमबीसी के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और आज तक पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। एससी एसटी को जो अधिकार संविधान लागू होते ही मिल गए, ओबीसी को अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए। आज भी देश के अंदर जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, आधी से अधिक आबादी है पिछड़े औरत पिछड़े वर्ग की, उनकी देश में जनगणना ही नहीं है, उनकी गिनती ही नहीं होती है, संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, लोकतंत्र में इतनी बड़ी संख्या में वोट होने के बावजूद पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनकी हिस्सेदारी नहीं हो रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण ये है कि पिछड़े वर्ग के लोग, जो ओबीसी एमबीसी के लोग हैं, वो जागृत नहीं, वो अपने हक अधिकार के बारे में जागृत नहीं हैं। और जागृत नहीं होने के कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर उनका समर्थन ले लिया जाता है, उनका वोट ले लिया जाता है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी उनके जाति का नेता का चेहरा दिखाकर उनका वोट ले लिया जाता है और उनको उनके हक अधिकार से वंचित करने का कार्यक्रम देश में लगातार चल रहा है। जैसे देश के अंदर जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी और वीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन लागू किया, तो मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश ही नौकरियों में 27% आरक्षण की लागू की गई और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट चला गया और ओबीसी के साथ बहुत बड़े धोखेबाजी हो गई। इस धोखेबाजी के विरोध में ओबीसी के लोग सड़क पे ना उतरे, इसके लिए राम मंदिर का आंदोलन चलाया गया, कमंडल का आंदोलन चलाया गया। और उस आंदोलन की वजह से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो राम मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल हो गए और जो ओबीसी के मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश 27% आरक्षण लागू किया गया और उसके साथ ही साथ ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर लागू किया सुप्रीम कोर्ट ने, और क्रीमी लेयर की वजह से ओबीसी की जो आरक्षण था वो आरक्षण निष्प्रभावी हो गया, प्रभावहीन हो गया। इसी प्रकार से जब 2011 में जाति आधारित गिनती का मामला चल रहा था, वामन मेश्राम जी जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो जाति आधारित गिनती का मामला उठा रहे थे और उन्होंने ये अभियान चलाया कि जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। जब ये लड़ाई उन्होंने शुरू किया तो तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को यह बात संज्ञान में आई और उस समय लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठाया और इस बात को उठा करके पार्लियामेंट को बंद करने का काम किया। उस समय कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर पिछड़े वर्ग की गिनती का मुद्दा दबाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू करने का काम किया, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को आगे करने का काम किया। और जिस तरीके से 92 में मंडल कमीशन के मुद्दे को राम जन्मभूमि आंदोलन का मुद्दा उठा करके दबाया गया, उसी प्रकार से 2011 में जाति आधारित गिनती को मुद्दे को दबाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सहारा आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा लिया गया और दोबारा ओबीसी के मुद्दे को दबा दिया गया। और इसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी को यह बात समझ में आई कि पिछड़े वर्ग के लोग जागृत हो रहे हैं, तो इसलिए आरएसएस और बीजेपी ने ये सोचा कि पिछड़े वर्ग के लोग जागृत हो रहे हैं तो ब्राह्मणों को वोट देने वाले नहीं हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को सामने किया और नरेंद्र मोदी को सामने कर करके
आरएसएस और बीजेपी ने कहा कि ये नीच जाति का है, ओबीसी का है, चाय बेचने वाला है, और पिछड़े वर्ग का होने के नाम पर नरेंद्र मोदी को प्रचारित किया ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा करके आरएसएस और बीजेपी की तरफ गोलबंद किया जा सके और पिछड़े वर्ग के लोगों का समर्थन लिया जा सके। पिछड़े वर्ग के लोगों को भी यह बात समझ में आई कि अगर पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनेगा तो जरूर इस बार हमारा कल्याण हो जाएगा। मगर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के विरोध में तमाम बड़े फैसले करने का काम किया। सबसे बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ने किया कि जानवरों की गिनती करने का आदेश दिया, मगर ओबीसी की गिनती करने का आदेश नहीं दिया। 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास कर गए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोकने का काम किया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप को बंद करने का काम किया। पिछड़े वर्ग को बजट में हिस्सा नहीं दिया और नीट में पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन नहीं दिया। ये तमाम साजिशें नरेंद्र मोदी, जो अपने को ओबीसी कहते हैं, उन्होंने पिछड़े वर्ग के विरोध में ये तमाम फैसले लेने का काम किया। और अब फिर से दोबारा, जैसे 90 में 92 में मंदिर के नाम पर पिछड़े वर्ग को मोबिलाइज करने की कोशिश की गई थी, मोबिलाइज किया गया था, अब दोबारा से पिछड़े वर्ग के लोगों को दोबारा मंदिर बना करके दोबारा से बेवकूफ बनाने की साजिश चल रही है। इस साजिश को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना होगा और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने हक अधिकार को लेकर के जागृत होना होगा और अपने हक अधिकार के मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ना होगा। और जो पार्टी पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के मुद्दे उठाती है, उनको ही पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट देना चाहिए। इसके लिए पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार जागृति की जा रही है और लगातार पिछड़े वर्ग के मुद्दे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो सबसे बड़ा अभियान चल रहा है, वो बड़ा अभियान जाति आधारित गिनती को लेकर के है, क्योंकि आजादी के 73 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो ओबीसी एमबीसी के लोग हैं, जो देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, देश की बहुत बड़ी आबादी की जनगणना तक नहीं हो रही है। अगर जनगणना नहीं हो रही है तो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और तमाम हक अधिकार मिलने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। इसलिए सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। दूसरा, ओबीसी को संख्या में के अनुपात में, अगर एससी एसटी को संख्या के अनुपात में आरक्षण है तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बारे में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा समाज को जागृत करने का काम कर रहा है और इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। तीसरा, जो ओबीसी के ऊपर असंवैधानिक क्रीमी लेयर थोपा गया है, तो उस असंवैधानिक क्रीमी लेयर को हटाया जाए। अभी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक बड़ी साजिश चल रही है कि क्रीमी लेयर में सैलरी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम जोड़ने की साजिश चल रही है। हम इसका भी विरोध करते हैं और क्रीमी लेयर को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। यह लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लड़ी जा रही है। एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण लागू है, मगर ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, तो ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। ये मांग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार की जा रही है और हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। नीट में ओबीसी को आरक्षण लागू नहीं किया गया नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, तो नीट में भी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। न्यायपालिका से लगातार आरक्षण विरोधी फैसले आ रहे हैं और इसका कारण है कि न्यायपालिका के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया था कि जिन महानुभावों को आरक्षण मिल गया है उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर न्यायपालिका का चरित्र देखा जाए तो न्यायपालिका में खानदानी जज हैं, एक जाति के लोगों का वर्चस्व है और इसकी वजह से लगातार आरक्षित वर्गों के विरोध में लगातार फैसले आते हैं। इसलिए न्यायपालिका में भी रिजर्वेशन होना चाहिए और ओबीसी के लोगों को भी न्यायपालिका में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह मुद्दा भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस मुद्दे की भी लड़ाई लगातार लड़ रहा है। जो उच्च शिक्षा है, व्यवसायिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, चूंकि पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात इतने ज्यादा अच्छे नहीं है कि उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में जितना ज्यादा
महंगी शिक्षा कर दी गई को अपने बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए ओबीसी के लिए मुफ्त में इस एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और संख्या के अनुपात में आरक्षण भी उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज भी 94% जमीनें ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के पास में है और केवल 6% जमीनें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के पास में है। और तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग, आज भी ओबीसी, एमबीसी के लोग भूमिहीन हैं। तो ओबीसी के लोगों को संख्या के अनुपात में भूमि में भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये भी लड़ाई हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लड़ रहे हैं। देश में जो ओबीसी की संख्या है, तो ओबीसी की संख्या के अनुपात में ओबीसी का विकास हो, इसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारें करें। ये लड़ाई भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लड़ी जा रही है। ओबीसी के लिए केंद्र और राज्य में अलग मंत्रालय बनना चाहिए, जिससे कि ओबीसी के कल्याण की योजनाएं बनाई जा सके और ओबीसी का कल्याण हो सके। आज दोहरी शिक्षा नीति देश भर में चल रही है। एक तरफ गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल है, दूसरी तरफ नर्सरी, कॉन्वेंट और तमाम प्रकार के प्राइवेट स्कूल हैं। तो जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो ज्यादातर पैसे के अभाव में वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं और सरकारी स्कूलों में एजुकेशन के नाम पर केवल खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम चल रहा है और इससे पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसलिए एक समान शिक्षा नीति देश भर में लागू किया जाए। जिस स्कूल में राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े, प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े, डीएम, एसडीएम का बच्चा पढ़े, जजों का बच्चा पढ़े, उसी स्कूल में गरीब, मजदूर, किसान के भी बच्चे पढ़ना चाहिए। इसके लिए भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार संघर्ष किया जा रहा है। ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक दिया है, उसको बहाल किया जाए। ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। एससी, एसटी के रिजर्वेशन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका कारण है कि देश में रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग रिजर्वेशन के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, आरक्षण लागू करने में धोखेबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और इसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए, जिससे कि रिजर्वेशन को ठीक प्रकार से लागू किया जाए। देश भर में ओबीसी के ऊपर जैसे एससी, एसटी के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, उसी प्रकार से जाति के नाम पर ओबीसी के ऊपर भी देश भर में अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए ओबीसी को भी जैसे एससी, एसटी को सुरक्षा कानून है, वैसे ओबीसी को भी सुरक्षा कानून बनाया जाए। ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मंडल कमीशन के केवल 2 सिफारिशें अभी तक लागू हुई हैं और बाकी सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। तो बाकी बची हुई सिफारिशों को भी लागू किया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार लड़ाई लड़ रहा है और समाज को जागृत करने का काम कर रहा है। और पिछड़े वर्ग के लोगों को हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि बहुत हो गया, आप जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर वोट दे रहे हैं और इसकी वजह से आपकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोई भी नेता, आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके इन मुद्दों को उठा नहीं रही है और इसकी वजह से आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर वोट दे रहे हैं तो आपके हित के मुद्दों को पार्टियों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को हम ये अपील करना चाहते हैं कि इस बार अब से जो भी चुनाव होंगे, चाहे बिहार में चुनाव है, चाहे उसके बाद बंगाल में चुनाव है, या मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, या देश भर में, या उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, या फिर लोकसभा का चुनाव होगा, देश भर में जो भी चुनाव होंगे उसमें अब पिछड़े वर्ग के लोग अपने हित के तमाम मुद्दों को जो पार्टी उठाएगी उस पार्टी के समर्थन में वोट करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार ओबीसी को जागृत करने का काम कर रहा है, ओबीसी के हक अधिकार को लगातार उठाने का काम कर रहा है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से भी मैं ये घोषित करता हूं कि जो भी पार्टी इन तमाम मुद्दों को, जिन मुद्दों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उठा रहा है, जिन मुद्दों की लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ रहा है, इन मुद्दों को जो पार्टी उठाने का काम करेगी उस पार्टी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा समर्थन करने का काम करेगा। चूंकि
नेताओं का काम है समाज को जागृत करना, लेकिन हमारे समाज के नेता समाज को जागृत करने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए समाज के अंदर ओबीसी के लोग जागृत नहीं हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यह जिम्मेदारी ली है पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का, और जो पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर के पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करेगी और इन तमाम मुद्दों को उठाएगी और अपने मैनिफेस्टो में इन मुद्दों को शामिल करेगी, उस पार्टी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जाहिर तौर पर समर्थन करने का काम करेगा। धन्यवाद।